हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज 3rd ऑफ मे का एडिटोरियल। देखते हैं कि क्या है आज के एडिटोरियल में विशेष। और इस एडिटोरियल को स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखेंगे आज की वोकैबुलरी जो आज के एडिटोरियल में यूज हुई हैं। कुछ वोकैबुलरी जो हम जानते हैं और कुछ जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू है। दोस्तों हम दोनों तरह की वोकैबुलरी को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि एडिटोरियल में उसका यूज कैसे हुआ है, राइट। और हाँ, एडिटोरियल और वोकैबुलरी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे जितने भी दोस्त मेरे न्यू हैं, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज दोस्तों डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड शेयर। जितना भी हो सके सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें दोस्तों। एंड दिस इज ऑल अबाउट द मोटिवेशन फॉर अस स्पेशली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई और बात किए हुए आज का एडिटोरियल और स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी से। आइए। दोस्तों यहां से है आज की वोकैबुलरी। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, नंबर 1 वोकैबुलरी है सर्ज, SURGE, सर्ज। एंड द मीनिंग ऑफ सर्ज इज मूव सडनली फॉरवर्ड और अपवर्ड। जैसा कि हमने बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं, जब भी कोई इकोनॉमिकल पैसेज आता है तो उसमें जब बढ़ने की बात होती है, उछाल की बात होती है, कोई चीज इंक्रीज हो गई, तो वही इकोनॉमिकल टर्म में कहलाता है सर्ज, SURGE। सर्ज का मतलब किसी भी चीज का बढ़ना, ठीक है। नंबर 2 है दोस्तों, नंबर 2 है लेवी, LEVY। लेवी का मीन्स होता है इम्पोज, टैक्स, फी और फाइन। मतलब किसी भी फाइन का, किसी भी टैक्स का, किसी भी फीस का किसी पे लादा जाना, किसी पे कोई फीस लगा देना, किसी पे कोई टैक्स लगा देना, इम्पोज कर देना, मतलब टैक्स का लगाया जाना कहलाता है लेवी, LEVY। ये भी इकोनॉमिकल टर्म है। नंबर 3 है दोस्तों रेज, बहुत कॉमन वोकैबुलरी है रेज। इट मीन्स क्रोध। जो एंगर होता है, गुस्सा होता है, वही कहलाता है रेज, RAGE। जैसा कि एक्सप्रेस, वायोलेंट, हिंसात्मकता अपना लेना, किसी को हिंसा दिखाना। हिंसा का मतलब गुस्सा दिखाना, उठा लेना चीजों को, तलवार, बंदूक और हिंसात्मक हो जाना, वही होता है रेज, क्रोध। 4 है दोस्तों इम्पैंडिंग। इम्पैंडिंग का मतलब होता है आने वाला, कमिंग, मतलब अप्रोचिंग, कमिंग और नियरिंग, जो बगल में है वही कहलाता है इम्पैंडिंग। 5 है स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब होता है दोस्तों बड़े टेढ़े मेढ़े तरीके से जल्दबाजी करना। ये नेगेटिव वर्ड है, ध्यान रखें। स्क्रैम्बल का मतलब होता है मूव हरिडली, बहुत जल्दबाजी करना, लेकिन बिखरे हुए रूप में, थोड़ा शैबी रूप में स्क्रैम्बल्ड। तो यही होता है स्क्रैम्बल प्रोसेस, बहुत ही जल्दबाजी वाला प्रोसेस। नंबर 6 है दोस्तों एनविसेज। एनविसेज का मतलब होता है कोई फ्यूचर इवेंट या फ्यूचर के लिए कोई पॉसिबिलिटी का होना। जैसा कि लिख रखा है डिजायरेबल फ्यूचर, आपने जो आकांक्षा की है, जो सोचा है कि भाई ये फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ संभावना करना फ्यूचर के लिए कि ऐसा होगा, वही कहलाता है एनविसेज, ठीक है। एंड द 7th लास्ट बोल्स्टर। दोस्तों कॉमन वोकैबुलरी है, बहुत यूज होती है एडिटोरियल्स में। बोल्स्टर का मीन्स होता है स्ट्रेंथन, किसी को पावर देना, किसी को शक्ति देना, किसी को सपोर्ट करना, राइट, किसी को सपोर्ट, हिंज करना। तो हिंज, बोल्स्टर, सपोर्ट और स्ट्रेंथन, यही कहलाता है बोल्स्टर, ठीक है। ये थी आज की 7 वोकैबुलरी जो आज के पैसेज में यूज होंगी, और हम देखेंगे कि अब एडिटोरियल ने क्या लिखा है और कैसे इनका यूज किया है। आइए। तो भाई यहां से स्टार्ट हुआ है हमारा पैसेज। जैसा कि पहली हेडिंग है GST सिग्नल्स। जो GST है उसका कोई सिग्नल है, जैसा कि GST पे किया जाता है कंज्यूमर्स द्वारा, कस्टमर्स द्वारा। तो भाई क्या सिग्नल है? ऑन अप्रैल GST कलेक्शन, जो अप्रैल को GST का कलेक्शन हुआ है उसके बारे में ये पैसेज लिखा गया है। रिकॉर्ड रेवेन्यूज जो कर इकट्ठे किए गए हैं वो रिकॉर्ड बहुत हाई हैं। कैन स्मूदन, वो स्मूथ कर सकते हैं, वो बहुत ही सिंपल बना सकते हैं। अपकमिंग सेंटर स्टेट रिफॉर्म पार्लेज, किनके संबंधों को, किनकी मीटिंग्स को, पार्ले का मतलब होता है रिलेशन, मीटिंग्स, उनकी मीटिंग्स को जो कि सेंटर और स्टेट की हैं। मतलब सेंटर जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके सुधारों की, उनकी जो मीटिंग है उसको बहुत स्मूथ कर सकती हैं। क्या? जो रिकॉर्ड रेवेन्यूज हैं, जो इस बार रेवेन्यू इकट्ठे किए गए हैं, बहुत रिकॉर्डेड हाई तोड़ रेवेन्यूज इकट्ठे किए गए हैं GST को लेके, तो भाई वो क्या कर सकते हैं? वो रिलेशन को, मीटिंग्स को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। तो भाई इतनी चीज तो क्लियर हो गई हमें कि GST जो है वो बहुत फाड़ू चल रहा है इससे, मतलब बहुत जोरों से कलेक्ट किया जा रहा है। लोग मतलब शर्मा नहीं रहे हैं GST को देने में, जैसा कि राइटर ने एक मत दिया है यहाँ पे। अब क्या है ये सब, क्या किस चीज में इकट्ठा हो रहा है, या फिर क्यों कर रही है सरकार, या फिर लोग क्यों जमा कर रहे हैं, ये हमें मालूम पड़ेगा आगे आने वाले में। आइए तो स्टार्ट करते हैं यहां से। तो भाई यहां से क्या कहना चाह रहा है? यहां से कहना चाह रहा है, पढ़ें, ठीक है, आप भी पढ़ते जाइए, मैं भी पढ़ता जाऊंगा।
द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज यील्डेड, जो फर्स्ट मंथ था न्यू फाइनेंशियल ईयर का, हैज यील्डेड, उसने प्रोड्यूस किया है। यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना। यहाँ पे यील्डेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो कि हैज के संग लगी हुई है। किसके संग? हैज। आप सभी जानते हैं हैज जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म लेता है यील्डेड, और इसका जो सब्जेक्ट है वो है द फर्स्ट मंथ ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज यील्डेड, मतलब जो पहले मंथ है उसने यील्ड किया है। अ शार्प सर्ज, क्या यील्ड किया, क्या प्रोड्यूस किया भैया? एक बहुत तेजी वाला उछाल, किसमें? गुड्स और सर्विसेज में, जीएसटी के कलेक्शंस में, मतलब जीएसटी कलेक्शन में बहुत बड़ा उछाल आया है। जो जीएसटी कलेक्शन पहले कम हुआ करता था अब वो कलेक्शन बढ़ गया है। टेकिंग डैम वेल पास्ट 1.67 करोड़, मतलब उसे अभी भी कितना कलेक्ट किया गया? 1.67 लाख करोड़, 1.67 लाख करोड़ इकट्ठा किया गया। द हाईएस्ट, जो आज तक का सबसे हाईएस्ट था, बाय अ वाइड मार्जिन, एक बहुत बड़े अंतर से, इन द 5 years, इन 5 सालों में, मतलब 5 सालों में जो भी जीएसटी कलेक्ट किया गया है उनमें सबसे ज्यादा 1.67 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया है अभी, राइट, मींस अप्रैल में। आगे, सिंस द लेवी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय सबस्यूमिंग मिरियड, तो भैया कब से? ये तब से इकट्ठा किया गया है जब से ये लेवी, ये सरचार्ज लगाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था बाय सबस्यूमिंग मिरियड स्टेट एंड सेंट्रल ड्यूटीज, जो कि स्टेट की और सेंट्रल की बहुत बड़ी भारी, मिरियड का मतलब होता है बहुत ही बड़ी भारी, सबस्यूमिंग मतलब बहुत बड़ी भारी अट्रैक्टिव जो ड्यूटीज लगाई गई थी, तब से आज तक दिखाया गया है कि अप्रैल में सबसे ज्यादा 1.67 लाख करोड़ जीएसटी इकट्ठा किया गया है, राइट। आगे दोस्तों, आगे कहना चाह रहा है इनफैक्ट, मतलब ठीक है, इतना तो ठीक है। इनफैक्ट यदि हम बात करें तो भैया क्या बात करेंगे? जीएसटी रेवेन्यूज हैव स्केल्ड फ्रेश हाइज इन द 3 of the last 4 months, जो जीएसटी का रेवेन्यू है वो बहुत ही फ्रेश हाई मारा है। कब? इन जो पिछले 4 महीने हैं उनमें से 3 महीनों में, मतलब सबसे ज्यादा हाई मारा है। हैविंग हिट 1.41 लाख करोड़ इन जनवरी, मतलब सबसे ज्यादा जो कलेक्ट किया गया वो किया गया जनवरी में 1.41 लाख करोड़, और 1.42 लाख करोड़ इन मार्च में, मतलब फरवरी में नहीं, जनवरी में 1.41 और मार्च में 1.42, और अप्रैल में जो दोस्तों दिखाया गया वो दिखाया गया 1.67, जो कि उसने क्या कहा यहाँ पे? वेल पास्ट, मतलब जो अभी भी बीता है। ओवरऑल जीएसटी रेवेन्यू हैड ग्रोन 30.8%, जो ओवरऑल जीएसटी है वो बढ़ा है कितने से? 30.8% से 2021-22 में कितना बढ़ा है? 14.9 लाख करोड़ बढ़ा है। डेस्पाइट, बावजूद इसके, स्लिपिंग बिलो द 1 लाख करोड़ मार्क फॉर 2 months, जो कि स्लिप, जो कि ढह गया था, जो कि नीचे आ गया था, बावजूद इसके जो कि नीचे आ गया था, कितना? 1 लाख करोड़ मार्क फॉर 2 months, 2 महीने में, व्हेन द सेकंड कोविड-19 वेव रेज्ड, जब दूसरी कोविड की लहर आई थी तो उस समय 1 लाख करोड़ रुपए से जीएसटी 2 महीनों में नीचे आ गया था। बावजूद इसके कोविड का कोई असर नहीं हुआ और जीएसटी कलेक्शन बहुत ज्यादा हुआ है। तो दोस्तों हम मेरी होलसेल बात करें, पैसेज को समराइज करें, तो हम एक बात जानेंगे मोटी मोटी कि लोग जीएसटी भर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं जीएसटी नहीं दे रहा, मतलब यदि सरकार के पास जीएसटी आ रहा है, सरकार के पास रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, तो इसका एक तो भैया मीन क्लियर है कि लोगों के मन में भरा हुआ है कि ईमानदारी से भैया जीएसटी भर दो, एंड देयरफॉर दैट इज द ओनली रीजन द गवर्नमेंट अर्निंग इज बिकमिंग हाई एंड हाई डे बाय डे। इट मींस 1.67 लाख करोड़, जो कि साफ साफ दिखा रहा है अब तक का सबसे हाईएस्ट जीएसटी है कोरोना काल में भी। तो इसका मतलब ये है कि लोग भाई ईमानदारी से जीएसटी पे कर रहे हैं, होलसेल राइटर ने ये दिखाया है। आगे, द 20% ईयर ऑन ईयर, जो 20% जीएसटी है, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू अपटिक वो बढ़ गया है, वो बढ़ रहा है। दिस अप्रैल कुड बी सीन एज अ कंफर्टिंग सिग्नल, ये जो अप्रैल है ये देखा जा सकता है एक कंफर्ट, एक राहत की सांस के सिग्नल के तौर पे अबाउट 2022 से 23 के रूप में। रेवेन्यू प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉलिसी मेकर्स एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, ये जो बात कर रहे हैं ये किसकी कर रहे हैं? रेवेन्यू जो प्रोस्पेक्ट है, जो रेवेन्यू सोचा जा रहा है फॉर पॉलिसी मेकर्स के लिए, एट द सेंटर, सेंटर को लेकर और स्टेट को लेकर। तो भाई ये बात तो क्लियर है कि जो अप्रैल मंथ का जीएसटी है उसने राहत की सांस दी है दोनों स्टेट्स के लिए, सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए। हुज ट्रेजरीज, जिसके जो खजांची, मतलब जो लोग, ट्रेजरीज का मतलब है जो रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, जो जीएसटी को कलेक्ट करते हैं, वो जो लोग हैं, आर फ्रेटिंग अबाउट। अब भैया यहाँ पे एक चीज आ गई है, वो डरे हुए हैं किस चीज को लेकर? अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ इनकम फॉलिंग ऑफ अ क्लिफ, जो इनकम है वो गड्ढे में घुस जाएगी, वो क्लिफ, दरार में घुस जाएगी। फ्रॉम दिस जुलाई, इस जुलाई से, व्हेन, जब द अश्योर्ड कंपेंसेशन, जो अश्योर की गई चीज थी, जो श्योर की गई थी, जो श्योर कंपेंसेशन था, भत्ता था,
फॉर इंप्लीमेंटिंग जीएसटी, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने के लिए कम्स टू एन एंड, वो अपनी समाप्ति पे आ जाएगा। वो मतलब जीएसटी कुछ मंथ के लिए बहुत ज्यादा अश्योर किया गया था कि भाई इतना देना ही देना है, अब वो जो है लास्ट हो जाएगा इस मंथ, मतलब जुलाई तक वो लास्ट हो जाएगा। तो जो जीएसटी को कलेक्ट करने वाले लोग हैं, फाइनेंशियल लोग हैं, अब उनके लिए एक चिंता की बात भी बन गई है कि भाई अभी तक तो इनकम चलो ठीक थी, लेकिन अब क्या करेंगे जब ये जीएसटी जो फिक्स मंथ तक करना था उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो जो टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाएंगी। तो यहां राइटर ने चिंता दिखाई है। आगे कंपेंसेशन सेस, जो कंपेंसेशन जो टैक्स कंपेंसेशन जो टैक्स है लेविज जो चार्ज होता है विल परसिस्ट, वो परसिस्ट कंटिन्यू रहेगा टिल एटलीस्ट मार्च 2026 तक, मार्च 2026 तक। बट लेकिन दे विल बी यूज्ड टू पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स ऑफ 2020-21 टू ब्रिज रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स एंड रिकम्पेंस स्टेट्स। मतलब क्या हो गया, लेकिन दे विल बी यूज, लेकिन इन सबको यूज किया जाएगा टू पे ऑफ स्पेशल बोरोइंग्स, जो स्पेशल बोरोइंग्स ली गई थी 2020 से 21 को में, टू ब्रिज रेवेन्यू, जिससे कि कम किया जा सके रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स, जो कमी आई है उसमें, एंड रिकम्पेंस स्टेट्स, और स्टेट्स को रिकम्पेंस किया जा सके, स्टेट्स को वो भत्ता वो कर रिकम्पेंस दिया जा सके। क्या कहा गया कि भैया इतना तो क्लियर है कि 2026 तक ये जो टैक्स है ये कंटिन्यू रहेगा, लेकिन ये जो टैक्स पूरा कलेक्ट हुआ ये यूज किया जाएगा किसके लिए, जो बोरोइंग्स ली गई हैं उनको कम करने के लिए, और जो शॉर्टफॉल्स हुए, जो बोरोइंग्स में शॉर्टफॉल्स हुए, जो कमियां हुई हैं उनको करने के लिए, और स्टेट जो है उसको रिकम्पेंस करने के लिए, मतलब उसके खर्चे जो हैं उसको भरे जाएंगे कि हाँ भाई जो तुम्हारे खर्चे हुए हैं, जो तुमने जो दिया है उसको कंप्लीट करो, उसको फुलफिल करो। तो सिंपल सी बात है, राइटर ने बहुत एक छोटी सी बात बताई है कि जो भी जीएसटी है वो स्टेट के लिए और सेंट्रल के लिए बहुत लाभप्रद है, और दोनों को मिलकर इस पे काम करना चाहिए, जिससे ये है कि उनके जो शॉर्टफॉल्स हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे और कंप्लीट हो जाएंगे। आगे, द सेंटर नीड्स अ मैकेनिज्म, सेंटर को जरूरत है एक मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म मतलब एक काइंड ऑफ ट्रिक, यू नो, अ काइंड ऑफ, मुझे क्या कहना चाहिए, अ सेंटर नीड्स अ मैकेनिज्म, सेंटर को जरूरत है एक मैकेनिज्म की, एक बहुत अच्छी क्लू की, एक ऐसी चीज की जो कि बहुत अच्छा काम करे। तो भैया वो मैकेनिज्म क्या है, टू एक्सपेडाइट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग कंपेंसेशन, कि भैया जिससे एक्सपेडाइट तेजी आ जाए पेमेंट में, आउटस्टैंडिंग कंपेंसेशन बहुत बढ़िया कंपेंसेशन को लेकर, ड्यूज टू स्टेट्स 78,700 करोड़ और 4 months ऑफ ड्यूज। मतलब क्या हुआ, सेंटेंस ने साफ साफ कहा कि सेंटर को जरूरत है मैकेनिज्म की कि जो एक्सपीडाइट करे पेमेंट को, आउटस्टैंडिंग कंपेंसेशन ड्यूज टू स्टेट्स, जो स्टेट्स का कंपेंसेशन ड्यू है, तो सेंटर को जरूरत है कि वो ऐसे मैकेनिज्म को लाए सामने, वो ऐसी किसी चीज को लाए जो कि उसमें तेजी दिखाए, और स्टेट्स के जो ड्यू हैं वो कंपेंसेट किए जाएं, वो कंप्लीट किए जाएं, वो पूरे किए जाएं। और स्टेट्स के ड्यू क्या दिखाए गए हैं, 4 month के जो 200 ड्यू दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं 78,700 करोड़ रुपीस। आगे, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हैज ब्लेम्ड, उसने ब्लेम किया है इनएडिक्वेट बैलेंस का, कि बैलेंस जो है उनके पास वो अपर्याप्त है, रुपया इतना नहीं है, इन द कंपेंसेशन सेस, जो कंपेंसेशन का टैक्स होता है उसमें, उस फंड में, एंड प्रॉमिस, और प्रॉमिस किया है टू पे अप, कि वो पे करेंगे एज एंड व्हेन, कब और किस तरह, द रिक्विजिट सेस एक्रूज, जैसे ही जो इंपॉर्टेंस टैक्स है वो कलेक्ट हो जाएगा। मतलब सेंटर मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये वादा किया है कि अभी उनके पास फंड इतना नहीं है, लेकिन जैसे ही फंड इकट्ठा हो जाएगा वो सब कुछ पे कर देंगे, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्टेट को, राइट। आगे, इफ ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन सस्टेन अराउंड अप्रैल, यदि ओवरऑल जीएसटी कलेक्शन जो है वो उतना ही रहता है जैसा कि अप्रैल में रहा सबसे ज्यादा, तो भैया जो डायलॉग है स्टेट की तरफ से ऑन देयर पेंडिंग ड्यूज, अपने पेंडिंग ड्यूज को लेकर, अलोंग विद दोज, उन सभी चीजों को लेकर, दैट विल एक्रू फ्रॉम नाउ टिल जून, जो कि अब बढ़ेंगी अभी से लेकर जून तक, कुड बिकम लेस थ्रोनी, वो बहुत कम संकटपूर्ण होंगी, मतलब बहुत ज्यादा राहत मिल जाएगी, उतनी ज्यादा घबराहट की बात नहीं है, यदि जो टैक्स है वो उतना ही मिलता रहेगा, जो रेवेन्यू है जो अप्रैल में मिला था उतना ही यदि कंटिन्यू रहेगा तो। बट द कॉन्वर्सेशन नीड्स, लेकिन जरूरत है कि इस बात पे जल्द ही कॉन्वर्सेशन किया जाए, बातचीत की जाए सेंट्रल को और स्टेट को। बट द कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बिगिन सून, लेकिन जरूरत है कि कॉन्वर्सेशन इकट्ठा किया जाए, स्टार्ट किया जाए। द जीएसटी काउंसिल विच हैज नॉट मैट प्रॉपरली सिंस सितंबर 2021, जो जीएसटी काउंसिल है जो कि 2021 से कोई भी मीटिंग नहीं की है जिसने, मस्ट बी कन्वेंड, उनको जरूरत है किसकी, कि मस्ट बी कन्वेंड, वो एकत्रित हो जाएं एट द अर्लीएस्ट, मतलब शुरुआती तौर पे। तो भैया क्या है, विच है जो जीएसटी काउंसिल है जो कि सितंबर 2021 से नहीं मिली है, मस्ट बी कन्वेंड एट द अर्लीएस्ट, जरूरत है उनको कि वो सब गैदर हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं और इन चीजों को लेके बात करें।
हायर टैक्स इनफ्लोज बैक्ड बाय इंप्रूव्ड, जो हायर टैक्स इनफ्लोज है उसे सपोर्ट किया गया है किसके द्वारा? इंप्रूव्ड कंप्लायंस के द्वारा। मतलब जो टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है उसके द्वारा जो हायर टैक्स को जो सपोर्ट किया गया है वो किसके द्वारा सपोर्ट किया गया है? कि लोगों ने जो जीएसटी भरा है उस कारण से सपोर्ट हुआ है। दोस्तों एक बार ध्यान रखेंगे, कंप्लायंस का मतलब होता है गैदर और हायर टैक्स इनफ्लोज का मतलब होता है जो हायर टैक्स आ रहा है। तो सिंपल सा बात है, हायर टैक्स जो इनफ्लोज हुआ है, जो आया है, वो क्या हुआ? बैक्ड बाय का मतलब सपोर्ट किया गया है। तो हायर टैक्स कैसे आया है? हायर टैक्स आया है इंप्रूव्ड कंप्लायंस के द्वारा। जो टैक्स में इंप्रूवमेंट हुआ है, जो जीएसटी पहले आ रहा था और जो जीएसटी अब आ रहा है उसमें जो इंप्रूवमेंट हुआ है उसके द्वारा हायर टैक्स और आया है। शुड गिव द काउंसिल मोर फ्लेक्सिबिलिटी, तो जरूरत है कि इस चीज को काउंसिल को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए टू अप्रोच द इंपेंडिंग रैशनलाइजेशन, जिससे कि अप्रोच बना सके काउंसिल किसमें? इंपेंडिंग रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी रेट स्लैब, जो फ्यूचर के जीएसटी रेट स्लैब्स हैं उनको सिंपल रैशनलाइजेशन बनाने के लिए, उनको तर्कसंगत लॉजिकल बनाने के लिए, उनमें से बाधाओं को हटाने के लिए। जो जीएसटी इकट्ठा किया जा रहा है उसमें जरूरत है कि काउंसिल को सपोर्ट किया जाए। काउंसिल को क्या किया जाए? शुड गिव द काउंसिल को फ्लेक्सिबिलिटी मिले किस बात की? जिससे कि वो जो जीएसटी के टैक्स रेट स्लैब्स हैं उनमें जो बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं फ्यूचर के लिए उनको सिंपल बना दिया जाए, यदि अभी इन बातों पर ध्यान दिया गया तो। बियॉन्ड अ मेरे स्क्रैम्बल टू फिल कॉफर्स, बजाय किस बात के? बियॉन्ड के परे, मतलब उसने राइटर ने यहां पे अपोजिट बात कर दी। बियॉन्ड किस चीज के परे? मेरे स्क्रैम्बल ओनली, मेरे का मतलब होता है ओनली, स्क्रैम्बल का मतलब होता है बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट, बहुत ही बिखरे हुए रूप में। बियॉन्ड अ मेरे स्क्रैम्बल टू फिल कॉफर्स, बजाय इसके कि लोग, मतलब जो जीएसटी के लोग हैं वो अपनी जेबों को भरें। एंड फैक्टर इन लार्जर सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो भैया बजाय इसके कि वो लोग अपनी जेबों को भरें और फैक्टर इन लार्ज सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन, तो जरूरत किस बात की है? कि सोशियो इकोनॉमिक कंसिडरेशन के बारे में सोचा जाए। मतलब सामाजिक जो अर्थव्यवस्था है उसको संपूर्ण बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए सोचा जाए, बजाय किसके? बजाय कि जो जीएसटी के लोग हैं वो अपनी जेबों को भरें। तो उनको जरूरत है कि स्टेट और जो सेंट्रल है वो बैठ के इस बारे में बात करे और जो हायर टैक्स जो इनफ्लो बैकअप हो रहा है, जो सपोर्ट किया जा रहा है किसके द्वारा? जो लोग जीएसटी भर रहे हैं उसका सही यूज किया जाए। तो दोस्तों राइटर ने बहुत गहरी बात करी है और गहरी बात में केवल यही समझाना चाहा है कि जरूरत है कि सेंट्रल और स्टेट मिलके मीटिंग करे, मिलके पार्ले करे, बैठे और ये सोचे कि कैसे इस जीएसटी का लाभ उठाया जाए और कैसे सही रूप में लगाया जाए। राइट, सो दिस वन इज गुड गाइस। नंबर नेक्स्ट, आगे देखते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में हर एक वर्ड आ रहा होगा। थोड़ा टेढ़ा है लेकिन मेरा है, मतलब आपका है, मतलब आपको समझ में आएगा अच्छे से। आगे क्या कहना चाह रहा है? द सेंटर विच कॉल्ड द अप्रैल इनफ्लोज अ साइन ऑफ फास्टर इकोनॉमी, सेंटर ने जो अप्रैल का इनफ्लो, जो अप्रैल में जीएसटी इकट्ठा हुआ था उसको बहुत ही फास्टर रिकवरी का साइन बताया है। मस्ट ऑल्सो स्टेट, उसे ये भी बताना चाहिए कि वेदर दीज रेवेन्यू की, क्या ये जो रेवेन्यू इकट्ठे हो रहे हैं, जो रेवेन्यू लेवल हैं, वारंट अ रीथिंक, क्या ये सचेत करते हैं दोबारा सोचने को किसी चिंता के लिए? कौन सी चिंता के लिए? दैट के जो इफेक्टिव जीएसटी टैक्स रेट है हैड स्लिप्ड फ्रॉम द रेवेन्यू न्यूट्रल रेट एनविसेज्ड एट इट्स लॉन्च, जो रेवेन्यू न्यूट्रल जो रेट लॉन्च किया गया था, जो उस समय रेट सोचा गया था, क्या ये जो जीएसटी रेट है वो उससे नीचे आ गया है? ये भी चिंता का विषय है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस चीज को भी बताएं कि जो रीथिंक, जो वारंट दिया जा रहा है, जो सचेत किया जा रहा है, क्या ये उसके लिए है कि जो जीएसटी टैक्स रेट है वो जब सोचा गया था जीएसटी लगाने के लिए उससे और नीचे परसेंटेज आ गया है? तो बहुत क्वेश्चन मार्क वाली बात है। आगे क्या कहा गया? आगे कहा गया अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो नीडेड, एक बहुत ही साफ एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति इज ऑल्सो नीडेड, उसकी भी जरूरत है कि जो हायर रेवेन्यू है आर नॉट सोलली ड्राइवन बाय रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो केवल और केवल किसके द्वारा कलेक्ट नहीं हो रहा? वो केवल और केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जा रहा है। मतलब साफ राइटर ने कहा है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि जो इकोनॉमी में एक्टिविटी हो रही है कि तो उसी कारण रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ना, तो ये गलत सोचना है। देखिए फिर से देखेंगे, अ क्लियर एक्नॉलेजमेंट, एक जो साफ स्वीकृति है, इज ऑल्सो नीडेड, उसको भी जरूरत है। किस चीज की जरूरत है? कि जो हायर रेवेन्यू है आर नॉट ओनली ड्रिवन बाय, वो नहीं ड्रिवन किया जा रहा है, वो नहीं कलेक्ट किया जा रहा है बाय अ रिबाउंड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिबाउंड किया जा रहा है, बार बार सुधारा जा रहा है, उस कारण ही केवल जो हायर रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो भाई क्या है? परसिस्टेंटली हायर इनपुट्स, जो लगातार हायर इनपुट कॉस्ट बनी हुई है फेसिंग प्रोड्यूसर्स के द्वारा, मतलब प्रोड्यूसर्स जो रुपए लगा रहे हैं उनके द्वारा जो हायर इनपुट कॉस्ट बनी हुई है फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, एंड देयर एसिलरेटिंग पास थ्रू टू कंज्यूमर्स,
और जो लगातार पास की जा रही है, दी जा रही है कंज्यूमर्स को, सीन इन हायर रिटेल इन्फ्लेशन, वो देखी जाती है किसमें, एक बहुत बड़ी महंगाई के रूप में, हैव कंट्रीब्यूटेड टू, इस चीज ने भी कंट्रीब्यूट किया है अलोंग विद टाइटर इनपुट क्रेडिट, किसके साथ साथ, जो टाइटर बहुत ज्यादा स्टिफ, बहुत ज्यादा कठिन जो इनपुट क्रेडिट किए गए हैं, नॉर्म्स किए गए हैं, इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनियन बजट, किसमें, यूनियन बजट में। तो भाई 3 चीज बताई गई हैं। उसने कहा है कि केवल इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वही जिम्मेदार नहीं है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, बल्कि 2 चीज और है। नंबर 1 जो कि कॉस्ट फेसिंग प्रोड्यूस की जा रही है, जो कि कॉस्ट फेस, जो हायर इनपुट कॉस्ट है, जो सामान का, जो माल जो है, जो चीजें इंपोर्ट की जा रही हैं उनमें जो हायर कॉस्ट लग रही है, और वो हायर कॉस्ट किसके द्वारा सहन की जा रही है, प्रोड्यूसर के द्वारा, और प्रोड्यूसर किस पे लाद रहा है, कंज्यूमर पे। तो फाइनली कंज्यूमर मतलब महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई के कारण जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, इस कारण भी रेवेन्यू में सुधार हो रहा है कि भैया हायर से हायर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, जो चीज 80 रुपए की आती थी वो 200-250 रुपए की आ रही है, तो भाई टैक्स जो है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है। दूसरा क्या है, दूसरा भैया जो इनपुट क्रेडिट नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, मतलब यूनियन बजट में कुछ नॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जिनमें हायर स्लैब बढ़ा दिए गए हैं, उस कारण भी ये सारी चीजें हो रही हैं और रेवेन्यू जो है वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट हो रहा है। मतलब महंगाई बढ़ रही है, इस कारण से रेवेन्यू बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, ना कि केवल जीएसटी के कारण से। 2-3 इसके मेन रीजन राइटर ने बताए हैं। आगे दोस्तों, आगे कहा है दैट रेवेन्यू ग्रोथ, जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ है फ्रॉम गुड्स इंपोर्ट से, जो माल के इंपोर्ट्स करने से, हैज आउटपेस्ड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंटली, उसने महत्वपूर्ण रूप से क्रॉस कर दिया है, तेजी से क्रॉस कर दिया डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को इन रीसेंट मंथ्स, अब ये भी हाल फिलहाल के महीनों में। ऑल्सो सजेस्ट, वो भी ये बात बताती है कि इंडिया का जो कंजम्पशन स्टोरी है इज येट टू फुली रीसरफेस, उसे जरूरत है दोबारा रीसरफेस करने की, उसे जरूरत है दोबारा सही करने की, दोबारा जांचने की। अर्जेंट पॉलिसी एक्शन इज नीडेड, जो अर्जेंट पॉलिसी एक्शन है, जरूरत है उनको टू रीन इन द इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन जो महंगाई है उस पर लगाम लगाई जाए, एंड बोल्स्टर कंज्यूमर सेंटीमेंट, और कंज्यूमर की जो सेंटीमेंट है उन पे क्या किया जाए, उन पे हेल्प की जाए, उनको समझा जाए, उनके सेंटीमेंट को सराहा जाए, उन पे मरहम लगाई जाए। बोल्स्टर मतलब उनकी हेल्प की जाए, सो एज नॉट टू सिंक होप, जिस कारण से उनकी जो आशाएं हैं मोर इन्वेस्टमेंट को लेकर वो डूबे नहीं। मतलब जो कंज्यूमर है वो चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन हायर इन्फ्लेशन के कारण वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई के कारण वो नहीं कर पा रहे इन्वेस्टमेंट। तो जरूरत है कि गवर्नमेंट इन चीजों पे काम करे और उनकी आशाओं को सिंक होने से, डूबने से रोके। फास्टर ग्रोथ एंड इवन ग्रेटर रेवेन्यूज, मतलब इसी चीज पे नहीं भैया कि डूबने से क्या, वो डूबने से रोके मोर इन्वेस्टमेंट को, फास्टर ग्रोथ को और ग्रेटर रेवेन्यूज को, मतलब वो इन तीनों चारों चीजों को डूबने से रोके। कौन, जरूरत है किसको, गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट एक ऐसी एक्शन पॉलिसी लाए जिससे कि हेल्प मिले इन सब चीजों में। तो दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सी चीज बात की गई है, लास्ट में राइटर ने सजेस्टिव टोन यूज की है, आप सभी जान रहे हैं, इसमें सजेस्टिव टोन यूज की गई है, मतलब एक ऐसी टोन जो कि दिखा रही है कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। राइटर लास्ट में कहना चाह रहा है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सब चीजों पे ध्यान रखे, इन सब चीजों पे ध्यान दे। सिंपल सा पैसेज है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिंपल से सब्जेक्ट और वर्ब यूज हुए हैं और इनको जस्ट जरूरत है कि आप इनको दोबारा पढ़ें और एक बार कंप्लीट करें। यदि कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपके कमेंट्स जो है मेरे कमेंट बॉक्स पे होंगे यदि कोई क्वेश्चन है। दोस्तों इसके आगे ये है टेस्ट योरसेल्फ की वोकैबुलरी जो हमने शुरुआत में की थी और जो बीच में भी यूज हुई और हमने देखी कि इनका मीनिंग क्या है। इनको दोबारा करेंगे, इनमें से 7 में से जो आप 5 वोकैबुलरी कर सकते हैं तो इसका मतलब यू आर द बेस्ट वन, यू आर द गुड वन। जो 2 वोकैबुलरी रह जाएंगे उनको दोबारा करें, सोचें कि कौन सी है, और ये 7 की 7 करते हैं तो आप फाड़ू हैं, फिर तो आप मजा डाल देंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिनिश करते हैं आज का यही लेसन यहाँ पे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल के साथ और हाँ नेक्स्ट ग्रामर की क्लास के साथ जो कि हमने रोज स्टार्ट की है 12 AM पे, और वही आज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और डेली स्टार्ट करेंगे। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो उस क्लास को जरूर यूज़ करें, जरूर उसमें आएँ, उसका लाभ उठाएं, अवेल ऑफ दैट क्लास। स्पेशली बेसिक से है, फाउंडेशन से है और SBI स्टूडेंट्स के लिए, SSC स्टूडेंट्स के लिए, डिफेंस सभी के लिए है, लेकिन मेन SBI स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स इस समय एग्जाम्स का वेट कर रहे हैं। So well, anyway, this is a free class guys, everybody can enjoy. So thank you दोस्तों, take care of yourself, stay happy, stay healthy and stay hungry. Thank you, नमस्कार।